हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम अपन ने अपवाह वेग के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरीके से हम अपवाह वेग को प्राप्त करते हैं, उसका सूत्र प्राप्त करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। इसके अलावा हमने अपवाह वेग और विद्युत धारा के मध्य एक संबंध प्राप्त किया, अपवाह वेग और विभवांतर के मध्य एक संबंध प्राप्त किया। हम हालांकि अपवाह वेग का आगे और उपयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक टॉपिक समझना होगा और वो है ओम का नियम। ठीक है। देखिए बच्चों, ओम का नियम क्या होता है आपने छोटी क्लास में तो पढ़ा ही होगा ओम के नियम के बारे में। ठीक है। तो वही बस यहाँ पर कुछ इसके लिए कोई ज़्यादा कोई रामायण है नहीं। ठीक है। ओम के नियम के लिए बस आपको बेसिकली ये जानना है कि ओम ने कोई भी चालक जो होता है उसमें प्रवाहित धारा और उसके सिरों पर जो विभवांतर आरोपित किया जाता है उनके मध्य एक संबंध दिया और उसी को फिर ओम का नियम कहा गया। ठीक है। हालांकि ये कुछ सिचुएशन के लिए मतलब ये कोई शाश्वत हर एनी टाइम है ना, एनी टाइम ये शाश्वत नहीं सत्य बात नहीं रहती है चालकों के लिए, क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे भी कि कब ओम का नियम जो है मतलब उसको अपन यूँ बोल सकते हैं अन ओम बोल सकते हैं, कि आगे हम पढ़ेंगे इनके ओम के नियम की सीमाएं, जिसमें ओम ये चालक अन ओम ये चालक इस तरीके के भी कुछ पॉइंट्स हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी बार चालक जो है ओम के नियम का पालन करता करता फिर ओम के नियम का पालन नहीं भी करता है। ठीक है। तो ये कब होता है ये सब हम वहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं ओम के नियम की सीमाओं में। सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि ओम का नियम होता क्या है। देखिए ओम ने, जैसे मान लो कि ये अपने पास में एक चालक है। ठीक है। ये एक चालक है। मान लो कि इसकी लंबाई L है इस चालक की, और इसका क्षेत्रफल A है। ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पर इसके सराउंड में कोई टेम्परेचर भी है, यहाँ पर कोई टेम्परेचर भी है T। ठीक है। कहा कि अगर इसके सिरों पर कोई विभवांतर V आरोपित है, इसके सिरों पर अगर कोई विभवांतर V आरोपित है तो इसमें मान लो कोई विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। तो इस सब सिचुएशन में इन्होंने कहा कि हमने कि ये अगर L नहीं बदले, A नहीं बदले और ये T भी नहीं बदले, मतलब ये तापमान, क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन, ठीक है, अगर इन सब में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर ये सब नियत है, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, भौतिक अवस्थाएं बोलते हैं। ठीक है। कहा कि अगर ये सब भौतिक अवस्थाएं किसी चालक के लिए अगर नियत होगी तो चालक में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है ये इस पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। ये था ओम का नियम। तो आप सिंपली ओम का नियम यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ओम का नियम क्या होता है कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं की भौतिक अवस्थाएं यदि नियत हो, भौतिक अवस्थाएं मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान, आयतन आदि। ठीक है। ये सब क्या हो, नियत हो, भौतिक अवस्थाएं नियत हो। ये बात तो आपको लिखना ही आवश्यक है। अगर आप ये बात नहीं लिखोगे तो ओम का नियम आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ओम का नियम तभी ही सत्य है जब तक कि भौतिक अवस्थाएं नियत हो। ये ध्यान रखने वाली बात है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो चालक में चालक में प्रवाहित चालक में प्रवाहित विद्युत धारा विद्युत धारा चालक के चालक के सिरों पर आरोपित आरोपित विभवांतर विभवांतर के समानुपाती समानुपाती होती है। क्लियर यहाँ तक? तो इसका मतलब मैं इसको एक बार इस डायग्राम को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसके नोट्स लिख सको। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, अर्थात
V समानुपाती I, मतलब विद्युत धारा विभवांतर के क्या हो गई, समानुपाती हो गई। क्लियर यहाँ तक? ये था ओम का नियम, ये आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से 10th क्लास में, ठीक है। बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि भौतिक अवस्थाएं आपको क्या रखनी है, इसमें नियत रखनी है, न तो लंबाई को बदलना है, न क्षेत्रफल को बदलना है, नहीं आयतन, नहीं वहाँ का चार परिवेश का जो तापमान है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसमें विभवांतर में कोई परिवर्तन हो सकता है, विद्युत धारा में कोई परिवर्तन हो सकता है, तो ये ओम के नियम की पालना फिर नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब ओम का नियम वहाँ पर बदल जाएगा, मतलब वो वैलिड नहीं रहेगा उस समय। तो यहाँ पर V समानुपाती I है, तो जब समानुपाती चिन्ह को हम हटाते हैं तो बच्चों एक नियतांक हमें प्राप्त होता है, नियतांक इंटू I। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि V अपॉन I इज इक्वल टू नियतांक, ठीक है। ये भी ओम का नियम है, ये भी ध्यान रखना आपको, इसको भी आप ओम का नियम कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत हो, ठीक है, तब चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होगा। ये चालक के लिए एक ओम का नियम है, और ओम के नियम में यही खास बात है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यही खास बात है कि V अपॉन I हमेशा एक नियतांक के ही बराबर होगा। हम इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल से समझते हैं, देखिए। तो V अपॉन I इक्वल क्या हो गया, नियतांक। अब मैं इस टर्म को यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ओम के इस नियम को, ठीक है, इस टर्म को। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो नियतांक है, ठीक है, ये जो नियतांक है इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, जिसको चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। मैं प्रतिरोध के बारे में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी कोई परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, हालांकि इसका कोई परिभाषा है भी नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। हालांकि बस आपके इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतिरोध होता है क्या है, ठीक है, किस तरीके से निर्भर करता है। लेकिन अब भी हम यहाँ पर क्या जान रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, हमने कि इसका जो ये नियतांक जो होता है यही उस चालक का एक आंतरिक गुण है, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। हर एक चालक के लिए अलग अलग अवस्थाओं में ये R का मान भी अलग अलग पाया जाता है। यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई ये प्रतिरोध है, तो इसका इससे क्या रिलेशन है, मतलब इसको हम इससे कैसे समझे इस चीज़ को, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे अपने पास में एक चालक है, एग्जाम्पल यहाँ पर मैं समझाता हूँ। एक चालक है, ठीक है, और इस चालक के सिरों पर कुछ विभवांतर आरोपित करते हैं। जैसे मान लो V1 आरोपित किया गया 2 वोल्ट, और उसकी वजह से उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हुई जैसे 1 एम्पियर, ठीक है। तो जब आप इसका ये नियतांक, क्योंकि जब आप V अपॉन ओम के नियम का उपयोग करोगे, V अपॉन I इक्वल टू नियतांक, ठीक है, मतलब R, तो कहने का मतलब ये है कि V1 अपॉन I1 लिखकर मैं इसको R1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों R1 इक्वल आएगा 2 अपॉन 1, मतलब 2, और आप जानते हो इसका मात्रा क्या होता है, ओम, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखते हैं, ठीक है। ये समय इसके बारे में, ये ओम वगैरह ये सब मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं केवल इस ओम के नियम को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इसको अपन समझ रहे हैं। मान लो कि नेक्स्ट सिचुएशन में इसका विभवांतर जो है, अगर हमने भौतिक अवस्थाएं नियत रखी हुई है, और नियत रखकर हमने V2 को, जैसे मान लीजिए मैंने इसको कर दिया कितना, 4 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में विद्युत धारा जो है ये बढ़कर उसी अनुरूप क्या हो जाएगी, 2 एम्पियर हो जाएगी। तो अब R2 जो है वो कितना हो जाएगा, V2 अपॉन I2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, मतलब 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, 2 ओम। मतलब यहाँ पर भी एक वही टर्म प्राप्त हो रहा है जो यहाँ पर था, 2, यहाँ पर भी कितना है, 2। तो ये चीज़ यहाँ पर, मतलब ये अनुपात है ना, V और I का जो अनुपात ले रहे हैं वो नहीं बदल रहा है। इसका मतलब जो नहीं बदलता है हम उसको क्या कहते हैं, नियतांक। तो आगे भी अगर हम V3 और I3 लेंगे तब भी यहाँ पर वही 2 ही आएगा,
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर ही रहेगा ऐसी कंडीशन में। तब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये है ओम का नियम। अगर आप इसके लिए इसका ग्राफ बनाते हो, अगर मैं इसको ग्राफ या निरूपण से इसको दर्शाता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर, ग्राफीय निरूपण। पीछे वाले एग्जाम्पल से अगर हम इसका ग्राफीय निरूपण बनाते हैं, देखिए यहाँ पर मान लो ये x अक्ष है और x अक्ष पर इस यहाँ पर हम ले लेते हैं विभवांतर v को, यहाँ पर y अक्ष पर हम ले लेते हैं प्रवाहित विद्युत धारा I को। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने जैसे 2 वोल्ट लिया, विद्युत धारा हमने 1 एम्पियर ली, वोल्ट लिया, विभव लिया कितना 4 वोल्ट, विद्युत धारा कितनी हो गई 2 एम्पियर, मान लो यहाँ पर हमने 6 लिया तो ये कितनी हो गई 3 हो गई। तो जब आप इनका हर एक टर्म में इस तरीके से आप प्राप्त करोगे, है ना, या आप इसका कर्व ड्रॉ करते हो, ग्राफ इसका बनाते हो, वक्र बनाते हो, तो आपको ये कुछ बिंदु प्राप्त होंगे इस तरीके के, ठीक है। और इन बिंदुओं को अगर आप मिलाते हो तो बच्चों आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होती है। देखिए, तो ओम के नियम की खास विशेषता ये है, ये आप स्टार करके इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा कि ओम के नियम में, ओम के नियम में सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये ध्यान रखने वाला बात, अगर सीधी रेखा नहीं है तो वहाँ पर ओम के नियम की पालना नहीं हो रही है। ओम के नियम में सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ये नोट कर लेना। बोर्ड एग्जाम में एक बार बोर्ड एग्जाम में इस पर ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ था और प्रतिरोध वहाँ पर पूछा गया था एग्जाम में, इसी तरीके का मान लो ये ग्राफ दिया हुआ था और कहा कि इसमें इसका प्रतिरोध बताइए चालक का, ये ग्राफ देकर। तो सिंपली आप इसका प्रतिरोध आप बता सकते हो कि जैसे मान लो ये कहा था, जैसे ए बिंदु था और बी बिंदु था, कहा था कि ए व बी के मध्य का प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो सिंपली ए व बी की बात करें तो ए पर विभवांतर 2 वोल्ट है, बी पर विभवांतर 4 वोल्ट है, 2 पर विद्युत धारा 1 एम्पियर है और 4 पर विद्युत धारा 2 एम्पियर है। तो वहाँ पर प्रतिरोध इस तरीके से आपको ज्ञात करना था, डेल वी अपॉन डेल आई। सो आर इक्वल 4 माइनस 2 बटे 2 माइनस 1, 2 बटे 1 इक्वल 2 ओम, वही आना था, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये इसलिए आपको ये इस ग्राफ के बारे में ध्यान रखना। हालांकि हम इस ग्राफ के बारे में और भी पढ़ने वाले हैं और बातें भी पढ़ने वाले हैं। ये तो इसके अनुरूप आपको मालूम हो गया कि ओम के नियम में सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन ये सीधी रेखा तब ही प्राप्त होगी, मैं फिर से बार बार मैं बोल रहा हूँ कि भौतिक अवस्थाओं को क्या रखना है, नियत रखना है। अगर ये चेंज होगी तो क्या होगा, ये आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप इसको इसके बारे में इतना ही समझिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से V और I के मध्य हमें ग्राफ प्राप्त होती है, सीधी रेखा इस तरीके से प्राप्त होती है। मान लो कि आपको क्वेश्चन में, है ना, कोई मान लो बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, उसमें बच्चों आपको V की और I की वैल्यूज नहीं दी हुई होती है और ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ होता है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई कोण आपको दे दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है कि अब इसका प्रतिरोध बताइए, ठीक है, या विभवांतर या विद्युत धारा का अनुपात बताइए। ऐसा कैसे भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आप कैसे सोल्व करते हो, तो सबसे पहले आप इस टर्म में इस ग्राफ को समझ लीजिए। इस टर्म में अपन देखें तो अगर मैं यहाँ पर जैसे मान लो कि ये इसका ये छोर है, इस छोर से अगर मैं इस V वाले पर अगर मैं कोई लंब डालता हूँ तो मैं इतना, ये जो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये भाग होगा, ये बच्चों होगा V, ये विभवांतर V है। और ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो भाग होगा, ये क्योंकि ये y एक्सिस वाला टर्म है और y एक्सिस पर कौन है, धारा, तो ये होगी क्या, धारा I। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो अगर आप यहाँ से थीटा इक्वल आप चेक करोगे, मतलब टेन थीटा अगर आप लिखो यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास में अब एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में आपको क्या मालूम है, एक तो लंब और एक क्या मालूम है, इसका आधार। तो अगर हम यहाँ पर लंब और आधार की बात करें, लंब आधार दोनों ही किस में आते हैं, टेन थीटा में आते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, टेन थीटा इज इक्वल टू I अपॉन V,
टेन थीटा इज इक्वल टू आई अपॉन वी। इस टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, ढाल। ये ध्यान रखना है, हम क्या कहते हैं इसको, ढाल कहते हैं। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और अपन ये भी जानते हैं कि v अपॉन आई क्या होता है, r, तो i अपॉन वी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन r, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो ढाल जो है या इसका जो प्रतिरोध है, इसकी या तो इसकी ढाल के व्युत्क्रम बराबर होगा या इसकी ढाल जो है ये इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है। वी आई ग्राफ में स्टार करके इस बात को भी नोट कर लेना, वी आई वक्र में, वी आई वक्र में वक्र की ढाल, वक्र की ढाल प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ये यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अब किस तरीके का न्यूमेरिकल बनने वाला है वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखिए, इस ग्राफ पर आधारित हो सकता है कुछ ऐसा न्यूमेरिकल बन जाए, आपको सिंपली एक न्यूमेरिकल पूछ ले। मान लीजिए आपको कहा जाए बच्चों ये v है। ये ध्यान रखना है कि ग्राफ में कभी बार कंफ्यूज भी कर सकते हैं आपको। ये v यहाँ ना देकर आपको यहाँ दे सकते हो, और i को यहाँ पर देखकर भी इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। मान लो कि आपको अभी एक सिंपल सा इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया और कहा कि ये 30 डिग्री आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और पूछा कि ये कोई चालक है या कोई तांबा है, कुछ भी आपको नाम देकर इसमें कहा जाएगा, और कहा जाएगा कि इसका प्रतिरोध आपको बताना है। तो बताओ अब प्रतिरोध क्या होगा। अभी इस क्वेश्चन में ना तो आपको v दिया हुआ है, नहीं i दिया हुआ है, आपको इसका प्रतिरोध बताना है। तो प्रतिरोध इस रूप में है ना, वक्र के रूप में टेन थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन r। तो r इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। सो r इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा, टेन 30 डिग्री, तो है ना, टेन 30 डिग्री या टेन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1/√3, ठीक है। कितनी होती है भाई, टेन 0 डिग्री 0 होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा, तो ये 1/√3 होगा, 1/√3 होगा। तो ये मैं लिखूंगा इसको, तो फाइनली आंसर आएगा √3 ओम। क्लियर है यहाँ तक, √3 ओम, ये इसका आंसर हो गया। ये बच्चों इसका प्रतिरोध आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हो सकता है, ये ध्यान रखो, हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पर आपको v दिया हुआ हो और यहाँ पर i दिया हुआ हो, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर थीटा दे दे तब ये बदल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन r ही हो। ये टेन थीटा जो है इक्वल 1 अपॉन r तभी होगा जब यहाँ पर हम v ले रहे होंगे और यहाँ पर हम i ले रहे होंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसी के अनुरूप ये आपके आंसर होंगे। इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। देखिए एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन सकता है। ये मान लो जैसे कोई चालक है, आपको एक चालक न देकर अब की बार दो चालक यहाँ पर दे दिए जाएं। कहा जाए कि ये चालक है A और ये है चालक B। नाम भी दे सकते हैं आपको चालक के लिए, तांबा चांदी, इस तरीके से। और कहा कि ये कोण जो है वो है 30 डिग्री और ये जो कोण है वो है 60 डिग्री। इस तरीके से आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ होगा। और कहा जाएगा कि प्रतिरोध RA अपॉन प्रतिरोध RB, ये अनुपात ज्ञात करो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। या आपको पूछ लिया जाए चालक A का प्रतिरोध ज्ञात करो, चालक B का प्रतिरोध ज्ञात करो, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने वाला है वो क्या होगा, इन चालकों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब RA अपॉन RB ज्ञात कीजिए। तो पहले आप RA ज्ञात करोगे। तो अभी इस कंडीशन में अपन इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि RA अपॉन RB इक्वल होगा क्या, 10B लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 10B अपॉन 10A। मैं इसको इस तरीके, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो RA के इधर नीचे बिल्कुल व्युत्क्रम क्या है 10A और RB के व्युत्क्रम क्या है 10B। सो RA अपॉन RB इज इक्वल टू 10B। 10B देखिए आप कितना है 30 डिग्री और 10A कितना है 60 डिग्री। तो 10B यहाँ पर लिखो 10 30 डिग्री अपॉन 10A का मतलब है यहाँ पर 10 60 डिग्री। हाँ भाई, और फर्दर इसको आगे सोल्व करिए। सो RA अपॉन RB विल बी इक्वल टू 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3
1/√3 और टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है क्या, √3। तो ये √3 जब नीचे आएगा, √3 इंटू √3 बनेगा, तो ये इंटू 3 हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया, 1:3। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर नहीं होता है। तो इस तरीके से ये ओम के नियम पर क्वेश्चन बन सकते हैं। हम ओम के नियम का एक प्रैक्टिकल भी करेंगे आगे चलकर, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे प्रतिरोध को, प्रतिरोध की निर्भरता। हालांकि आपके सिलेबस में ओम के नियम के आगे एक टॉपिक दिया हुआ है ओम के नियम की व्युत्पत्ति, लेकिन मैं यहाँ पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति पहले नहीं करवाकर थोड़ा बाद में करवाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो पहले ओम के नियम की व्युत्पत्ति दिया है, उस व्युत्पत्ति में सिग्मा, रो, है ना, उनका मान जैसे लिखा हुआ होगा, रो का मान लिखा हुआ होगा, है ना, m/n² टो, ठीक है। इस तरीके से सिग्मा का लिखा हुआ है n² टो डिवाइड m, इस तरीके से ये मान रखे हुए हैं। तो आप ये सोचोगे सर ये आए कहाँ से। तो पहले हम इन चीज़ों को प्राप्त करेंगे और फिर आप ओम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे, ताकि आपको सरल रहे, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो हम पहले ओम के नियम की व्युत्पत्ति न करके पहले हम स्टेप बाय चलेंगे। पहले हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरोध की निर्भरता को हम समझेंगे, ठीक है। फिर उससे हमें प्रतिरोधकता प्राप्त होगी, चालकता प्राप्त होगी, फिर उनके हम सूत्र प्राप्त करेंगे अपवाह वेग से, फिर जाकर हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको पढ़ने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रतिरोध के बारे में। अब बच्चों अब चेक करिए यहाँ पर, अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिरोध के बारे में। हालांकि प्रतिरोध के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, देखो प्रतिरोध ऐसा नहीं कि प्रतिरोध केवल अपन इसमें ही पढ़ते हैं, फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। फिजिक्स का मतलब ये है कि जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में ही प्रतिरोध होता है और कहीं प्रतिरोध नहीं होता। प्रतिरोध हर जगह होता है। प्रतिरोध का मतलब है कि किसी भी वस्तु के जो उसकी प्रगतिशीलता है, ठीक है, या उसका कोई मार्ग है, उसमें कोई अवरोध उत्पन्न कर देना, ठीक है। ये है ना एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, एक आंतरिक गुण होता है। जैसे मान लो नाली है, नाली में पानी प्रवाहित हो रहा है, कंटिन्यू रूप से पानी प्रवाहित हो रहा है, लेकिन अगर उसके बीच में कोई कचरा आ जाता है, तो वो कचरा क्या करेगा कि उस नाली में प्रवाहित उस पानी का क्या करेगा, अवरोध करेगा। तो वो कचरा अभी उसके लिए क्या बन जाता है, प्रतिरोध बन जाता है। जैसे मान लो हम चल रहे हैं, ठीक है, या अपन बाइक चला रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली तरीके से, और एकदम से सामने से मान लो कोई आंधी आ जाती है, तो आपको क्या लगता है कि, है ना, आपको पीछे अपन चल रहे इस तरफ सामने हैं और इधर से अपनी तरफ से आंधी आती है, हवा तेज़ हवा आती है, तो उसकी वजह से अपनी स्पीड धीरे से एकदम से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो हवा अपने लिए क्या है, प्रतिरोध है। बिल्कुल ऐसे ही एक चालक में भी प्रतिरोध होता है। चालक में प्रतिरोध का मतलब है कि कोई चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या कोई आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो उनके मार्ग में अगर कोई अवरोध उत्पन्न होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। तो हम प्रतिरोध की परिभाषा हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह या विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध, ठीक है, कहलाता है आर, ठीक है। और ये जो प्रतिरोध का सूत्र जो है R इक्वल क्या होता है, V/I, क्योंकि हमने ये देखा कि पीछे एक नियतांक वाले में ओम के नियम में, तो ये हमें प्रतिरोध का सूत्र हमें प्राप्त हुआ था, और इससे ये मालूम लगता है कि प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यही कारण होता है कि कुचालक का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नगण्य होता है, और चालकों का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस वजह से उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। इसका जो मात्रक है, प्रतिरोध का जो मात्रक है, वो बच्चों क्या होता है, ओम। ये सब आप जानते हो, ठीक है। या फिर इसका हम प्रतीक चिन्ह किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से हम इसको
लिखा करते हैं ओम के लिए। आप इसकी बीमा वगैरह ये सब आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ये अपना यहाँ पर एक्चुअल में ये अपना यहाँ पर टारगेट नहीं होता। ये आपको ये कुछ बातें इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि एक ही चालक के लिए अलग अलग अगर लंबाई होती है तो प्रतिरोध बच्चों उसका अलग अलग होता है। चलो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, एक विशेष पॉइंट के फॉर्म में इसको मैं लिखवा देता हूँ। प्रतिरोध की ये विशेषताएं ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, कहीं पर भी कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि एक ही चालक, अगर चालक एक ही हो, ठीक है, एक ही चालक की विभिन्न लंबाइयों के लिए, ध्यान रखना है, विभिन्न लंबाई या विभिन्न क्षेत्रफल के लिए प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा, के लिए प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। ये बात आपको ध्यान देने वाली है, ठीक है। एक ही चालक की कोई विभिन्न लंबाई हो, विभिन्न क्षेत्रफल हो, उन सब के लिए प्रतिरोध कैसा होगा, भिन्न भिन्न होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि चालक का जो प्रतिरोध है, देखो एक तो आप पढ़ोगे प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधक, ठीक है। प्रतिरोधक तो है ना एक युक्ति है जो प्रतिरोध उत्पन्न करती है, ये आपको मैं बता देता हूँ, लिख लीजिएगा आप। एक तो होता है क्या, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक का मतलब है कि एक युक्ति जो प्रतिरोध उत्पन्न करे, जो प्रतिरोध उत्पन्न करे। तो इसका मतलब प्रतिरोध पदार्थ का एक आंतरिक गुण है, ठीक है। तो ये आंतरिक गुण भी अलग अलग हो सकता है, मतलब उनका मान भी अलग अलग हो सकता है, इसलिए है ना हम प्रतिरोध को बोलते हैं प्रतिदर्श गुण, है ना। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध पदार्थ का प्रतिदर्श गुण होता है। प्रतिरोध पदार्थ का प्रतिदर्श गुण होता है, ओके। ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है बस प्रतिरोध के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की, ये अपना अगला टॉपिक होगा, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिरोध की लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भरता, ये हम पढ़ने वाले हैं इसमें। अब देखिए कोई चालक का प्रतिरोध जो है वो उसकी लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर कैसे करता है। हालांकि हम प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता को भी पढ़ेंगे, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ठीक है। गजब के न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। देखिए प्रतिरोध की लंबाई व क्षेत्रफल के पर निर्भरता को हम यहाँ पर दो भागों में डिवाइड करके इसको समझ सकते हैं कि प्रतिरोध की, फर्स्ट पॉइंट होगा अपना, प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता। पहले हम इस पॉइंट को समझेंगे, फिर इसी से हम आगे प्रतिरोधकता वगैरह, हालांकि तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सब 10th क्लास में ये भी, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है, प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता का मतलब ये है कि अगर हम कोई चालक ले, जैसे मान लो कि ये अपने पास में एक चालक है, ये एक चालक है और इसकी लंबाई L है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। इसके सिरों पर कोई विभवांतर V आरोपित किया हुआ है, ये मान लीजिए। तो इसमें, इस चालक में एक विद्युत धारा का प्रवाह होगा, मान लीजिए ये I विद्युत धारा प्रवाहित हुई। तो अभी इस सिचुएशन में इसका जो प्रतिरोध है, प्रारंभिक बोल सकता हूँ मैं, प्रारंभिक प्रतिरोध, क्योंकि मैं इसमें अब लंबाई को बदलने वाला हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ इसका प्रारंभिक प्रतिरोध। प्रारंभिक प्रतिरोध R इक्वल, इस उत्तर से आप जानते हो क्या लिख सकते हो, V/I। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अभी ये मान लो कोई चालक हमने लिया, प्रारंभिक एक इस तरीके का चालक लिया, उसकी लंबाई L थी, क्षेत्रफल A था, उसके सिरों पर कोई विभवांतर V आरोपित किया हुआ था, उसकी वजह से भी विद्युत धारा का प्रवाह हुआ I, तो प्रतिरोध क्या होगा, R इक्वल V/I। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है।
अब आपको कहा जाता है कि इसकी लंबाई को बदल दें। अब देखो, लंबाई को हम दो तरीके से बदल सकते हैं। हम लंबाई को इस तरीके से बदल सकते हैं कि जैसे मान लो कि अगर इसका ये आधा भाग होता है, जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, अगर मैं इसका आधा भाग लेता ये एल लंबाई का, तब इसका प्रतिरोध मान लो आर इक्वल टू क्या है, वी अपॉन आई है। फिर मैंने बिल्कुल इतनी ही लंबाई का मतलब मैंने अब ये पूरा कंसिडर कर लिया। अब पूरा कंसिडर करने का मतलब ये है कि इसका क्षेत्रफल तो वही है, क्षेत्रफल वही है, लेकिन लंबाई बदल गई। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्षेत्रफल तो वही रहेगा इसका, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब है इसकी त्रिज्या, है ना। क्षेत्रफल इसकी कैसे प्राप्त करोगे आप भाई, इसकी त्रिज्या थोड़ी ना बदल गई, है ना। त्रिज्या नहीं बदली, त्रिज्या नहीं बदली तो इसका क्षेत्रफल भी नहीं बदला, लेकिन लंबाई बदल गई। तो क्षेत्रफल तो नियत है, लेकिन लंबाई बदल गई। या आप इसकी लंबाई को कैसे बदल सकते हो कि आपके पास में कोई तार है और तार को पकड़कर आपने खींचा, तार को पकड़कर आपने क्या किया, खींचा। तो पहले तार की लंबाई L थी, लेकिन जब आपने उसको खींचा, खींचने से उसकी त्रिज्या भी बदलेगी और लंबाई भी बदलेगी। तो क्षेत्रफल भी बदलता है और लंबाई भी बदलती है। तो ये दो स्थिति अपने पास में हो सकती है, ये आपको दिमाग में आप बैठाइए। तो मैं अभी इस वाले पॉइंट में क्षेत्रफल को नियत रखकर लंबाई में परिवर्तन करूंगा, ये ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये नोट करके मैं लिख देता हूँ इस जगह कि क्षेत्रफल ए को नियत रखकर लंबाई को परिवर्तित किया जाए, लंबाई को परिवर्तित किया जाए। ये ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। मैं आगे उसका भी मैं टर्म क्षेत्रफल को बदल कर लंबाई को बदलूंगा, ठीक है। तब भी आप देखना दोनों में अंतर आएगा आपके पास में। अभी मैं यहाँ पर लंबाई को क्या कर देता हूँ, दोगुना कर देता हूँ। यदि जैसे लंबाई को दोगुना करते हैं, क्या कर दे, दोगुना करते हैं, ठीक है। लंबाई को दोगुना कर दे, लेकिन आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, क्षेत्रफल क्या है बच्चों, नियत है। ये मैं लिख देता हूँ, ए क्या है यहाँ पर, नियत रहेगा। ए नियत का मतलब है कि मैंने एक वैसा ही चालक लिया, लेकिन लंबाई जैसे मान लो पहले ये चालक था एल लंबाई का, एल लंबाई थी, मैंने बिल्कुल इसकी लंबाई बढ़ा दी, बिल्कुल इतनी लंबाई लेकर, लेकिन क्षेत्रफल देखो आप, मैंने कहीं इसकी त्रिज्या बदली क्या पहले वाले में और इसमें, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कोई त्रिज्या नहीं बदली है। तो इसकी लंबाई L, तो टोटल कितनी होगी बच्चों, 12 होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। इस पर अगर विभवांतर V था यहाँ तक और इस पर यहाँ पर विभवांतर V था, तो टोटल विभवांतर कितना हो गया बच्चों, 2V। क्लियर नहीं, यहाँ तक अपन जानते हैं श्रेणी क्रम में विभवांतर भी ऐड होता जाता है। अब आप इसका, अब यहाँ पर, अब इस पूरे चालक का अगर आप प्रतिरोध ज्ञात करना चाहो, जैसे विभवांतर आरोपित करेंगे बच्चों, विद्युत धारा I प्रवाहित होगी, यही विद्युत धारा इसमें भी प्रवाहित होगी, श्रेणी क्रम में बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इस कंडीशन में अगर आप इसका प्रतिरोध लिखना चाहो तो मैं इसको R डैश लिख देता हूँ। मैंने कहा जैसे ये R डैश है, तो बच्चों R डैश इक्वल में अभी इस पूरे चालक के लिए प्रतिरोध लिखूँ तो क्या लिखूंगा बताओ, 2V डिवाइड, चालक में अभी धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I ही प्रवाहित हो रही है भाई, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I, हर एक बिंदु पर I ही प्रवाहित होगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, I। और अपन जानते हैं कि R इक्वल क्या होता है, V अपॉन I। तो ये बच्चों क्या बन गया, R डैश इक्वल 2R हो गया। मतलब हमने जैसे ही क्षेत्रफल को नियत रखकर इसकी लंबाई को दोगुना किया, तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रतिरोध क्या हो गया, दोगुना हो गया। अर्थात प्रतिरोध जो है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है यदि क्षेत्रफल नियत हो। ये ध्यान रखना है, यदि क्षेत्रफल नियत हो तब ही R जो है वो लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर हम लेंगे क्या, क्षेत्रफल के लिए, कि प्रतिरोध की क्षेत्रफल पर निर्भरता। प्रतिरोध की क्षेत्रफल A पर निर्भरता। भाई अब क्षेत्रफल को बदले, लेकिन अब इसमें यहाँ पर आपको क्या रखना है, लंबाई को नियत रखना है। ये ध्यान रखने वाली बात है, लंबाई इसमें क्या रहनी चाहिए, नियत रहनी चाहिए। देखिए बिल्कुल वही स्टेप हम फॉलो करेंगे वापस से
वही चालक है अपने पास में एल लंबाई का चालक है। विभवांतर हमने प्रारंभ में वही V आरोपित किया, विद्युत धारा I प्रवाहित हुई, क्षेत्रफल इसका A है। तो प्रारंभिक प्रतिरोध, अभी भी प्रारंभिक प्रतिरोध आप लिख सकते हो आसानी से R इक्वल V/I। लेकिन हम अब क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, जैसे मान लो क्षेत्रफल को मैंने आधा कर दिया इसमें, ठीक है। यदि क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, लंबाई को नियत रखना है, यदि क्षेत्रफल A को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो चालक तो वही है अपने पास में, ठीक है, चालक वही है, ठीक है, लंबाई वही रखी है हमने, देख लीजिए यहाँ पर लंबाई को हमने वही रखा है, ठीक है, चालक की लंबाई। आधा करने का मतलब है कि मैंने बीच में से इसको जैसे मैंने काट दिया, तो ये क्षेत्रफल जैसे A/2 हो गया, ये क्षेत्रफल A/2 हो गया इस तरीके से। लेकिन बताओ विभवांतर अभी भी क्या है, V है। लेकिन जब यहाँ पर ये धारा, विद्युत धारा जब इसमें यहाँ पर, क्योंकि बैटरी, विभवांतर कैसे आरोपित करोगे, कोई बैटरी लगा कर ही तो करोगे आप, ये ध्यान रखने वाली बात। तो जैसे ही आपने क्षेत्रफल आधा कर दिया, तो जब धारा इसमें प्रवाहित करती है तो ये धारा बच्चों दो भागों में बढ़ जाती है, आवेश संरक्षण के नियम से भाई, कुछ आवेश इधर प्रवाहित होगा, कुछ आवेश इधर प्रवाहित होगा, तो धारा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें धारा आधी हो जाएगी I/2, और इसमें धारा मान लो I/2 प्रवाहित हुई। इस तरीके से इसमें धारा का प्रवाह होता है। तो हमने क्षेत्रफल आधा कर दिया है ना। अब हम इसी चालक को मानकर चलेंगे, एक चालक को हम ले लेते हैं, भाई आधा कर दिया मैंने, आधा टुकड़ा हटा दिया, क्लियर यहाँ तक। तो अभी प्रतिरोध आप बदल कर कितना हो गया, क्योंकि आप पूरे के लिए करोगे तो प्रतिरोध तो वही रहेगा, पूरे के लिए प्रतिरोध वही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम केवल इस आधे भाग के लिए जब हम प्रतिरोध प्राप्त करेंगे, भाई प्रतिरोध हमने क्षेत्रफल आधा कर दिया ना, तो मैं क्या लिखूंगा, V/I/2, धारा क्या हो गई, आधी हो गई, I/2। तो बच्चों R इक्वल, ये क्या बन गया, 2V/I। तो V/I क्या होता है, अगेन R, सो R इक्वल क्या हो गया, 2R। तो बच्चों क्षेत्रफल आधा कर दिया, लेकिन प्रतिरोध क्या हो गया, 2 गुना। इसका मतलब प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल का क्या है, व्युत्क्रम है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर यहाँ तक। पहले वाले में प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होगा, और यहाँ पर क्षेत्रफल के ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर हो गया बच्चों ये पॉइंट आपका, ठीक है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ता हूँ। अतः हम अब यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन इसका निकाले, इसका निष्कर्ष निकाले इन दोनों टर्म से, जब ये है ना लंबाई के लिए क्षेत्रफल नियत हो और क्षेत्रफल वाले में लंबाई नियत हो, ठीक है। इन दोनों स्थितियों में अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अर्थात R जो है वो समानुपाती है L/A। इस तरीके से आप इस पूरे सूत्र को ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बताओ, क्लियर है। तो जब आप वही समानुपाती चिन्ह को यहाँ से हटाते हो, तो बच्चों आपको एक नियतांक यहाँ पर प्राप्त होता है L/A, और इसी नियतांक को हम कहते हैं प्रतिरोधकता। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। मैं प्रतिरोधकता की परिभाषा में बच्चों आगे बताने वाला हूँ। और प्रतिरोधकता को हम क्या लिखते हैं, रो। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते होता है R इक्वल रो L/A। तो ये हमें एक संबंध अच्छा सा प्राप्त हो गया, ठीक है। ये बात आपको इसमें ध्यान देने वाली है। प्रतिरोधकता के बारे में मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर मैं प्रतिरोधकता के बारे में नहीं बता रहा हूँ। अभी हम यहाँ पर प्रतिरोध की केवल इन भौतिक अवस्थाओं पर, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भरता को समझ रहे हैं। क्लियर यहाँ तक। अभी अब देखिए यहाँ पर आपको कोई न्यूमेरिकल दे, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दे, हालांकि बुक में अभी तक ऐसा कोई न्यूमेरिकल है नहीं, ठीक है। देखो टॉपिक तो बना दिया इस पर अभी तक, लेकिन आज तक इस पर ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया, सिंपल न्यूमेरिकल। अब देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल समझाने वाला हूँ। आपको कहा जाए कि एक चालक तार है, चालक तार का क्षेत्रफल नियत रखकर, मैं बोलूँगा क्षेत्रफल नियत रखकर, क्षेत्रफल समान रखकर, नियत रखकर लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, लंबाई 4 गुनी
कर दी जाए, कर दी जाए तो अब चालक का प्रतिरोध क्या होगा? अब चालक का प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, तथा कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है प्रतिरोध में? प्रतिरोध में कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है? कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है? तो अभी बस आपको कोई भी क्वेश्चन को अगर सोल्व करना हो तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में कहा है क्षेत्रफल नियत रखा है, और आप जानते हो क्षेत्रफल नियत होता है तब प्रतिरोध लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। तो लंबाई, जैसे मान लो अगर प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध यदि R है, प्रारंभिक प्रतिरोध R है, और मैंने कहा अंतिम प्रतिरोध मैंने क्या मान लिया? R डैश। ये मैंने क्या माना है? R डैश। तो अभी मैं R डैश बताओ क्या बोल सकता हूँ? 4R बताओ, बोल सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि लंबाई को मैंने 4 गुना कर दिया, तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। सिंपली बात है ये, ठीक है। मैंने, और इस क्वेश्चन में ये तो आ गया प्रतिरोध। अब मैंने इसी में एक और पूछा है प्रतिरोध में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, तो ये वृद्धि भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। वृद्धि प्रतिशत आप जानते हो कैसे प्राप्त करते हैं? जो परिवर्तन होता है तथा जो प्रारंभिक जो मान होता है अनुपात लेकर आप उसका इंटू 100 करते हो। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, प्रतिशत वृद्धि के लिए R डैश माइनस R अपॉन जो प्रारंभिक था वो क्या था? R, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। ये मुझे क्या बताएगा? प्रतिशत प्रतिरोध बताएगा, है ना। तो अब आप इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। इक्वल R डैश कितना आया? 4R माइनस R डिवाइड R इंटू 100। आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 300%। तो प्रतिरोध में कितनी वृद्धि हो गई? इस वाली कंडीशन में 300% वृद्धि हो गई। लेकिन अब यहाँ पर आपको कहा जाए कि तार को, क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल नियत नहीं बोला गया और कहा जाता कि तार को खींचा गया, तार को खींचा गया, तार को खींचकर लंबाई 2 गुनी कर दी, 4 गुनी कर दी। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर, और पूछे में भी है बुक में, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब देखो, अब आप खुद सोचिए कि जब तार को खींचेंगे तो लंबाई तो बढ़ेगी बिल्कुल, तो क्षेत्रफल कम होगा, त्रिज्या कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों ही बदल रहे हैं, दोनों ही बदल रहे हैं इस कंडीशन में। तो प्रतिरोध अभी जो हमने पढ़ा उस अनुरूप नहीं बदलेगा। ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और जो मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट वाइज यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो आपको कहीं पर भी स्कूल के स्तर पर नहीं समझाया जाता है। तो हम इस टर्म को यहाँ पर समझने वाले हैं। स्कूल स्तर पर मैं बोल रहा हूँ, स्कूल स्तर पर इस टर्म को नहीं समझाया जाता है, ठीक है। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट जेई पर, है ना, उस लेवल पर इनको ज़रूर समझाया जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टॉपिक क्या बना लूँगा कि प्रतिरोध की लंबाई पर बाई व क्षेत्रफल पर निर्भरता यदि आयतन नियत हो, इसमें हम क्या बोलते हैं? आयतन नियत हो, ठीक है। देखो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिए। ये आयतन मैंने नियत क्यों लिखा? मान लो कि ये चालक है, ठीक है, इसकी लंबाई है L और इसका क्षेत्रफल है A। अभी आप इसका अगर आयतन लिखना चाहो तो बच्चों इसका आयतन क्या लिखोगे? A इंटू L, ये आयतन। और मैंने कहा कि इसको खींचा, इस चालक को खींचकर मैंने इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी, लंबाई को मैंने कितना कर दिया? 2 गुना कर दिया, खींचा मैंने इस चालक को। तो क्षेत्रफल पहले A था तो वो, है ना, आधा हो गया कम होकर। अभी अब आप इसका आयतन निकालना चाहोगे तो क्या होगा? 2L इंटू A/2। तो बच्चों V इक्वल क्या आ गया? AL। इस कंडीशन में आयतन क्या रहता है बच्चों? नियत रहता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसमें क्या करके चलना है? आयतन को नियत रखकर चलना है। अब अपने पास में सिचुएशन क्या हो सकती है और किस तरीके का अपने पास में सूत्र बनने वाले हैं, ये सूत्र ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली सिचुएशन अपने पास में क्या बनेगी? तार को खींचकर, मैं बोल रहा हूं तार को खींचकर,
खींच कर, तार को खींच कर लंबाई परिवर्तित की जाए, लंबाई परिवर्तित, है ना, ये सब देख लेना बच्चों के जो है ना आपके अनुसार लिख लेना, तार को खींचकर लंबाई परिवर्तित की जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तार की लंबाई को दोगुना कर रहा हूँ, खींचकर तार की लंबाई दोगुनी कर दी। या आप इसमें लंबाई परिवर्तित कर दो, है ना, खींच दिया आपने। तो अभी यहाँ पर अगर मैं इसका प्रतिरोध मान लो मैंने लिखा भाई आर डैश इक्वल, या आप इसको आर लिख लो या आर डैश लिख लीजिए। मैंने लिखा बच्चों ये होता है एल डिवाइड ए, बाकी रो तो होता ही है, रो तो एक नियतांक है, आप उस चीज़ को हटाइए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि उसका पहले भी प्रतिरोधकता पहले भी रो ही रहेगी और बाद में भी रो ही रहेगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। प्रतिरोधकता पर लंबाई या क्षेत्रफल के परिवर्तन करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ये एक नियतांक है केवल। यहाँ पर ये आर डी इक्वल मैंने क्या लिखा है, एल डिवाइड ए लिखा है मैंने अभी, लंबाई को बदला मैंने, लंबाई को बदला, लेकिन बताओ क्षेत्रफल भी तो बदलना चाहिए और साथ में क्या रहना चाहिए, आयतन नियत रहना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि आयतन को, मुझे यहाँ पर कहीं पर आयतन दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि आयतन इक्वल क्या होता है, ए इंटू एल, तो ए तो है, तो मैं यहाँ पर एल और बनाऊँगा ताकि मैं आयतन लिख सकूँ, और यहाँ पर मुझे फिर एल और लिखना होगा ताकि ये वापस से आ सके। क्लियर यहाँ तक? तो अभी ये टर्म क्या बन गया, अब बच्चों ये बन गया आर इक्वल एल स्क्वायर डिवाइड वी, क्या बन गया, एल स्क्वायर डिवाइड वी। लेकिन बताओ वी आयतन जो है वो तो क्या है, नियत रहेगा। अब नियत रहेगा तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर डेज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। इस कंडीशन में जब आप कोई तार को खींचते हो, आयतन नियत है, तो प्रतिरोध जो है वो लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। अभी मैं इस सूत्र पर एक आपके बुक का एग्जाम्पल डायरेक्टली करके बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें अलग तरीके से करा हुआ है और अपन इस सूत्र से आगे इसको करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं क्षेत्रफल को लेकर चलता हूँ। क्षेत्रफल के लिए सेकंड पॉइंट इसका कि क्षेत्रफल को बदले, क्षेत्रफल को परिवर्तित करें, क्षेत्रफल को परिवर्तित करें। अब बच्चों क्षेत्रफल को परिवर्तित करें, आर डेस इक्वल एल डिवाइड ए। क्लियर? बदलना किसको है, बताओ, क्षेत्रफल को बदलना है। किसको बदलना है, क्षेत्रफल को, और रखना क्या है मुझे, आयतन को नियत रखना है। बात तो ये बात है ना, क्षेत्रफल बदलना है, ए को बदलना है और आयतन रहना चाहिए नियत। अगर मैं यहाँ पर एल कर दूँ, यहाँ पर ए लिख दूँ, तो ये तो भी आयतन, ये भी आयतन, ये तो वो गलत बात हो गई। मुझे यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, इस जगह मुझे ये लिखना चाहिए L इंटू ए डिवाइड A इंटू ए, ये लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आप बोलेंगे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये A इंटू एल तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, आयतन। तो बच्चों आर डेस इक्वल, अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, V अपॉन ए स्क्वायर। अब बताओ आयतन तो क्या है यहाँ पर, नियत है, V तो क्या रहेगा, नियत। तो अब यहाँ पर ये आर डेस जो है वो क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन ये यहाँ पर ये रिलेशन इस रूप में नहीं लिखा जाता है, ये इस तरीके से लिखा जाता है, त्रिज्या के रूप में या लंबाई के रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो भाई कोई वर्ग के रूप में है कोई चालक, ठीक है, तो वर्ग के रूप में तो आप क्षेत्रफल क्या लोगे, भुजा स्क्वायर लोगे। लेकिन मान लो कि यहाँ पर आप जैसे पाई आर स्क्वायर इस रूप में लिख रहे हो, अगर त्रिज्या के रूप में आप लिख रहे हो, तो मैं त्रिज्या के रूप में आर डेस इक्वल इसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड आर टू द पावर 4, क्योंकि ए स्क्वायर है, आर स्क्वायर होता है तो आर टू द पावर 4। ये भी आप बात ध्यान रखिए, मैं अभी ये सब इन पर बेस न्यूमेरिकल आपको करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अब आप इनके एग्जाम्पल लीजिए और एग्जाम्पल से हम इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले वाले पॉइंट को मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम आयतन को नियत रखते हैं, उनको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जो बुक में, जैसे एक बुक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं बुक का एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है। अब देखिए बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और वो क्या है कि यदि किसी, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ, मुझे मालूम है क्वेश्चन क्या है, यदि किसी तार को खींच कर,
देखो अब यहाँ पर इसने वर्ड यूज कर लिया खींच कर, ठीक है, खींच कर, तार को खींच कर लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो कितना प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि प्राप्त कीजिए, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब आप डायरेक्टली कर सकते हो, बताओ अब आपको सब कुछ समझ में आ गया। पहले प्रतिशत वृद्धि वाला भी मैंने पहले करवा दिया था, है ना, किस तरीके से प्रतिशत। तो पहले आप कितना प्रतिरोध प्राप्त होगा, पहले प्रारंभिक कितना था, प्रारंभिक तो आर है, ठीक है, अब कितना बड़ा होगा वो अपना आर डेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अब देखिए यहाँ पर आप जानते हो आर डेस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना है जब यहाँ पर लिखना होगा, जब वी मतलब आयतन क्या हो, नियत हो, आयतन नियत होता है, तब आर डेस क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। तो एल यहाँ पर लंबाई को बताओ क्या किया है, दो गुना किया है, तो सिंपली आर डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, कितना 4r हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, है ना भाई। एल मतलब एल दो, इसका स्क्वायर कितना 4, मतलब 4 गुना हो गया, प्रतिरोध कितना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। आर डेस आ गया, अब प्रतिशत वृद्धि आप प्राप्त कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो प्रतिशत वृद्धि आर डेस माइनस आर डिवाइड आर इंटू 100 इक्वल टू 4r माइनस आर डिवाइड आर इंटू 100, वही आंसर आ गया 300%। देखो फटाफट मतलब एक सेकंड भी नहीं लगा होगा आपको इस क्वेश्चन को समझने में। क्लियर नहीं आता, मतलब फटाफट ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब उसमें बहुत सारी रामायण दी हुई है, रामायण क्या दी हुई है, प्रति लंबाई बढ़ाई, क्षेत्रफल भी आधा हो गया होगा, नियत क्योंकि आयतन नियत है, इस तरीके ये सब कुछ बताया हुआ होगा। आपको इतना करने की कहाँ जरूरत है भाई, आयतन नियत तो रहेगा ही हमेशा भाई। कोई भी परिवर्तन करोगे आप, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन करोगे, है ना, कोई भी, तो उसका तो आयतन नियत रहना ही है। तो हमने आयतन नियत रख के इस तरीके का एक रिलेशन बना लिया, संबंध बना लिया। अब देखो जैसे मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनाता हूँ, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे क्षेत्रफल वाला लेकर हम बना लेते हैं। तब आप कैसे सोल्व करोगे, तो आप मेरा वाला उस सूत्र को आप आसानी से उपयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखिए जैसे एग्जाम्पल अब आपको दे दे, आपको एग्जाम्पल क्या दे दिया, किसी चालक की भौतिक अवस्था में इस तरीके से परिवर्तन किया कि उसकी त्रिज्या चलो मैंने लिखा किसी चालक तार को खींचकर, मैंने कहा चालक तार को खींचकर तार की त्रिज्या, मैंने कहा तार की त्रिज्या दोगुनी करती, नहीं तार को खींचेंगे तो त्रिज्या तो बढ़ेगी थोड़ी ना, कम होगी ना। तो यहाँ पर हम दोगुनी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कर देते हैं तार की त्रिज्या जो है वो कितनी हो गई, 1/4 गुनी हो गई, 1/4 गुनी, या 1/2 ही करते हैं, सिंपल लेंगे, 1/2 गुनी कर दी जाए, तो पहले से आधी कर दी जाए, कहने का मतलब पहले से आधी कर दी जाए, त्रिज्या को आधी कर दी जाए, तो प्रतिरोध में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, प्रतिरोध में कितनी भाई वृद्धि तो होगी, क्योंकि त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हमने देखा था अभी, कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। अब ये बुक में तो है नहीं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, आपको ऐसा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट पर आपको ये इसको सोल्व कर लेना है, बहुत ही सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट क्या था भाई, आर डेज, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू क्या आया था अपने पास में, r⁴ त्रिज्या के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, चतुर्थ घात के। सो आर डेज इक्वल, अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर 1, देखो आर चतुर्थ घात कितना हो गया यहाँ पर, 1/2, है ना, त्रिज्या को क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया, 1/2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4, फिर कितना 8, फिर कितना 16, ठीक है, मतलब ये 16 गुना हो गया प्रतिरोध। क्लियर यहाँ तक भाई, ये 16 ऊपर चला गया तो कितना हो गया बच्चों, 16 गुना, ओहो। क्लियर यहाँ तक, ये इसका प्रतिरोध हो गया। अब कोई इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें है ना इसको गलत कर देते हैं, भाई त्रिज्या आधी हो गई, क्षेत्रफल आधा हो गया, प्रतिरोध 2 गुना हो गया, ये लो भाई,
ऐसे क्वेश्चन ऐसे मैंने बहुत गलतियां करते हुए बच्चों को देखा है। यहाँ पर त्रिज्या पर किस तरीके से निर्भर करती है वो आप बताइए। मैंने कहा खींच कर उसकी त्रिज्या को आधी कर दी, मैंने ये नहीं कहा केवल त्रिज्या को आधी कर दी, तब ये आंसर अलग होता। क्लियर यहाँ तक? लेकिन मैंने कहा खींच कर आधी कर दी क्षेत्र, ठीक है। तब आप यहाँ पर प्रतिशत वर्धी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। वही आर डिस माइनस आर डिवाइड आर इंटू 100, तो 16R माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। तो बच्चों कितना आ गया 15R। तो बहुत ही अच्छा बड़ा आंसर आ गया इसका, 1500% इसमें वृद्धि हो जाएगी, 1500%। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये मेरा यहाँ पर इंटेंशन, मेरा जो इरादा जो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये करने का था वो उस कॉन्सेप्ट को समझाने का था। क्लियर यहाँ तक? तो ये यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगर बुक में और कोई एग्जाम्पल है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं साथ ही में यहाँ पर तो बच्चों देखो इसमें कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 5.4 ये मैंने अभी पहले करवाया था मैंने। एग्जाम्पल 5.4 हो गया। 5.5 में एक कार्बन प्रतिरोधक का टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल है, तो वो अपन बाद में करेंगे इसको। और 5.6 भी मुझे बाद में ही कराना चाहिए ताकि मैं एक बार पहले प्रतिरोधकता को पढ़ा दूँ, तभी मैं इसको करवाना चाहूँगा। 5.7 एग्जाम्पल 5.7, जो ये एग्जाम्पल 5.7 है ये आपको खुद करना चाहिए, ठीक है। देखिए 5.7 में कहा है कि कोई टंगस्टन का तार है और इसकी लंबाई व काट क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं कि कहा है कि लंबाई तो है बच्चों 1.5 मीटर और कहा है इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो बताया 0.60 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर के सिरों के मध्य 0.90 वोल्ट का विभवांतर। इसने कहा है बच्चों विभवांतर भी इसने दिया है, इसका हम लोग कोई अलग ही क्वेश्चन पूछ रहा है। विभवांतर दिया है 0.90 वोल्ट। तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, इसने कहा है बच्चों आई ज्ञात कीजिए। और टंगस्टन की प्रतिरोधकता रो ये दी है 5.6 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान सरल सा क्वेश्चन है। वी दिया हुआ है, आई ज्ञात करना है। हम एक ही सूत्र जानते हैं और सूत्र क्या है वो आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये हम सूत्र जानते हैं। तो बच्चों आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी डिवाइड आर। वी दिया हुआ है बच्चों लेकिन आर नहीं दिया, तो आर के लिए हम जानते हैं रो एल डिवाइड ए होता है। आर इक्वल क्या होता है, रो एल डिवाइड ए। तो रो का मान दिया है यहाँ पर 5.6 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। आपको बस ये मान रखने इसमें, इंटू लंबाई इसमें दी भी है 1.5, क्षेत्रफल दिया था 0.60 इंटू 10⁻⁻6। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, इसका आर का मान आ जाएगा और आर का मान जब आप सोल्व कर रहे हो ये आ रहा है 0.14 ओम। क्लियर यहाँ तक? ये बच्चों आपको बस इसमें रखना है। वी का मान 0.90 दिया हुआ है अपॉन 0.14, आप इसको सोल्व कर लीजिए, आई का मान प्राप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ इसमें रामायण नहीं है। तो बच्चों आज इतना ही हम करेंगे। कल हम यहाँ पर पढ़ेंगे जैसे ये रो है, ठीक है, इस रो के बारे में पढ़ेंगे। कल हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकता के बारे में। हम इसकी सूत्र की एक रो का एक सूत्र भी होता है इस तरीके का, m/n/e², तो इस तरीके का एक सूत्र भी होता है। हम इसकी व्युत्पत्ति करेंगे अपवाह वेग के द्वारा। अपवाह वेग के द्वारा हम इस सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे, इसके द्वारा हम चालकता को समझेंगे। फिर जाकर जो अपना बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है ओम के नियम की व्युत्पत्ति, उसको हम समझेंगे। और ये सब समझने के बाद में, हालांकि ये पहले व्युत्पत्ति जो थी ये प्रतिरोधकता ज्ञात करना, ये एनसीईआरटी में था भी ये पहले टॉपिक, शायद अब इसमें हटाया हुआ है, लेकिन मैं हर साल ये टॉपिक अब भी करवाता हूँ क्योंकि इसके बिना आप ओम के नियम की व्युत्पत्ति नहीं समझ सकते हो,
ठीक है, उसमें डायरेक्ट अपनी बुक में डायरेक्टली किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली तो आप जानते हो, फिर आपके कन्फ्यूजन ही आएगा, सर कैसे आ गया दिमाग में, हर टाइम यही रहेगा। अगर आप इसके बारे में मालूम लग गया तब आप बहुत ईजी तरीके से आपको वो समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है, तो थैंक यू।